गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का ही टॉपिक कवर कर रहे हैं। हमारा पेपर का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग और यूनिट अभी हमारी फर्स्ट ही चल रही है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सिलेबस दे रखा है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की अवस्थाएं। जैसे हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पढ़े हैं, हमने ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि फेजेस क्या होते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं कंप्लीट एक टीचिंग करने में। यानी आप जब टीचिंग करने जा रहे हैं, कोई टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग देखते हैं टीचर आया है क्लास में और रोज़ एक टॉपिक पढ़ा के टीचर जाते हैं, मगर ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इस टॉपिक को कैसे स्टार्ट किया गया है, लास्ट तक क्या क्रियाएं हो रही हैं, कौन कौन से फेजेस आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग इतना इजी नहीं है। ये नहीं है कि 35 मिनट का क्लास है और टीचर आया और हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा 35 मिनट्स में या 50 मिनट्स में ना। एक्चुअली टीचिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक टफ प्रोसेस है, इतनी इजी नहीं है। इसको हमें बहुत प्लानिंग के साथ करना पड़ता है और उस प्लानिंग को हमने यहाँ पे 3 ग्रुप में बांट दिया है और उन ग्रुप्स को हम कह रहे हैं फेजेस ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की अवस्थाएं। डन। अब शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं? शिक्षण की यहाँ पर 3 अवस्थाएं दी जा रही हैं। पहली स्टेज कहलाती है प्री एक्टिव स्टेज, सेकंड इज इंटरएक्टिव स्टेज एंड थर्ड इज पोस्ट एक्टिव स्टेज। फर्स्ट जो फेज है प्री एक्टिव स्टेज मीन्स अभी जैसे मैंने जो आपसे शुरुआत करी कि टीचर क्लास में आए, गुड मॉर्निंग हुआ, टीचर अपना टॉपिक लिखते हैं, पढ़ाने लगते हैं, सिर्फ ये टीचिंग नहीं है। टीचिंग एक प्लानिंग की प्रोसेस है, पूरा प्लान प्रोसेस होती है। पहले से ही प्लानिंग कर चुके होते हैं कि किस तरह से हमें कौन सा टॉपिक लेना है, कितना एक उसका कंटेंट लेना है, ये सब प्लानिंग में आता है। तो पहले जो फेज आ रही है प्री एक्टिव फेज, ये आपकी क्लासरूम के अंदर जब टीचर आ जाते हैं वो फेज नहीं है। एक्चुअली ये फेज है जब टीचर प्लानिंग करके आते हैं, स्टाफ रूम में बैठे होते हैं या अपने घर में प्लानिंग करके आते हैं कि मुझे ये टॉपिक क्लास में पढ़ाना है। तो हम उस स्टेज को जो क्लास में आने पर नहीं हुई है, जो क्लास में आने से पहले टीचर डिसाइड कर रहे हैं, वो कहलाती है प्री एक्टिव फेज। क्या है ये? पूर्व क्रियात्मक चरण। पूर्व क्रियात्मक चरण को हम प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं और इसके अंदर हम 2 काम करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों का निर्धारण। बिना ऑब्जेक्टिव के जीवन में कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी टीचिंग पॉसिबल नहीं है। यानी उद्देश्य है तभी हम एक सही राह पर जा पाएंगे। अगर उद्देश्य नहीं है तो हमारी राह डगमगाती रहेगी। क्लियर? तो पहला ये है फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकंड इसके अंदर आएगा मेथड टू गेट ऑब्जेक्टिव्स यानी वो मेथड जिनसे हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो पहला समझिए फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में हमने शुरू से, मैं आपको फर्स्ट ईयर से ही हमेशा बताती जा रही हूँ कि हमारे कुछ फिक्स ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे नॉलेज का ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशंस, स्किल्स, ये सब क्या है? ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे समझिएगा, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आज स्टूडेंट्स को लेंस या फिर अपन ले लेते हैं टॉपिक हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम, हम ले लेते हैं हृदय का परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं कि ये पढ़ाने जा रही हूँ। सपोज है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, आपका अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो मैं सोचती हूँ कि आज मेरे स्टूडेंट्स को मेरे पढ़ाने के बाद क्या क्या परिवर्तन आ जाएगा, मेरे स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे मेरे पढ़ाने के बाद। जैसे अगर मैं लेंस पढ़ाती हूँ तो मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स लेंस को पहचान सकेंगे। लेंस कितने प्रकार के हैं, अवतल, उत्तल यानी कॉन्केव, कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, समझ रहे हैं ना। लेंस की परिभाषा दे सकेंगे। ये सब क्या है? नॉलेज। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या कहलाएंगे? नॉलेज के। यानी मैं ऑलरेडी
क्लास में आने से पहले स्टाफ रूम में ये डिसाइड करके आ रही हूँ कि आज मेरे स्टूडेंट्स लेंस की पहचान कर सकेंगे, लेंस को डिफाइन कर सकेंगे, वो समझ सकेंगे कि कॉम्प्लेक्स या कॉन्केव लेंस कैसा होता है। तो ये पहला मेरा जो मैं स्टाफ रूम में बैठी हूँ वह ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रही हूँ, ये नॉलेज का ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग यानी उनमें समझ आ गई कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस को कहाँ यूज किया जाएगा, वो उसका अर्थ बता सकेंगे, उनका उपयोग बता सकेंगे, उनमें अंतर बता सकेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। एप्लीकेशंस, यूज, उपयोग जैसे इससे पहले भी मैंने आपको लेंस का ही एग्जांपल दिया था, इसलिए मैं खुद यही एग्जांपल दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि स्टूडेंट बता सकेंगे कि उनके घर में वो जो हाथ देखने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। मतलब उन्हें पता है कि इसका कहाँ यूज हो रहा है, सोलर कुकर में या पैनल्स में, सोलर पैनल्स में उनका यूज हो रहा है। और स्किल में आता है कि उसको वो अपने लाइफ में यूज कर सकेंगे, उसको उससे कुछ नई चीज बना सकेंगे, जरूरत की अपना साइंटिफिक विजन यूज करके नई चीज बना सकेंगे। क्लियर? दोबारा से समझिए, टीचिंग एंड लर्निंग बहुत टफ प्रोसेस है, बहुत समझकर अप्लाई फॉर्म में करिएगा इसे और समझिएगा बहुत ध्यान से। हम पढ़ रहे हैं टीचिंग के फेजेस। पहला मैंने आपको पढ़ाया प्री एक्टिव फेज पढ़ा रही हूँ, पूर्व क्रियात्मक चरण, जिसको हम प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं। इस प्लानिंग स्टेज में यहाँ अभी टीचर क्लासरूम में नहीं आया है, टीचर अपने स्टाफ रूम में है और स्टाफ रूम में प्लानिंग कर रहा है कि आज मुझे 5th पीरियड में या 4th पीरियड में ये चैप्टर पढ़ाना है, इस चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ाना है। अब जब वो ये प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले वो डिसाइड करेंगे कि मेरे पढ़ाने की वजह से स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और उन चेंजेस के लिए वो अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं। और वो ऑब्जेक्टिव्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल्स, लैंग्वेज वालों के में एप्रिसिएशन के भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्रिएटिविटी के भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्योंकि पोयम बनाना, कविताएं लिखना, ये सब क्रिएटिविटी में आता है। डन? ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए कि मेरा स्टूडेंट्स लेंस के बारे में ये जानकारी रखेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मैं इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे प्राप्त करूंगी। ये कहाँ चल रहा है? ये सब स्टाफ रूम में प्लानिंग चल रही है, इसलिए हम इसको प्लानिंग स्टेज कह रहे हैं। मेथड टू गेट ऑब्जेक्टिव यानी सक्सेस होने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव पे सक्सेस पाने के लिए कौन कौन सी मेथड्स अप्लाई करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहला मेरा काम होगा कंटेंट सेलेक्ट करना। कंटेंट यानी मैं एनसीईआरटी की बुक खोलूंगी, 6 to 8 की जो भी मेरी क्लास है, सपोज मेरी 8th क्लास है तो 8th क्लास की मैं बुक खोलूंगी, चैप्टर खोलूंगी और उस चैप्टर को पहले मैं पढ़ूंगी, फिर मैं उस कंटेंट को सेलेक्ट करूंगी कि हाँ मुझे ये कंटेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो ये क्या कहलाता है? विषय वस्तु का चयन, कंटेंट सिलेक्शन। मीनिंग आप भी अगर इंग्लिश के अंदर पोयम पढ़ा रहे हैं या हिंदी के अंदर कविता पढ़ा रहे हैं तो आप ये नहीं कि 2 पेज की कविता आप एक दिन में पढ़ाकर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स को हमें स्टेबल लर्निंग करवाना है, तो प्लानिंग से जाएंगे कि ये चीज तो मैं आज इतना ही करवा सकता हूँ क्योंकि ये टफ है। तो हम भी पहले प्लानिंग करेंगे कि मुझे अब कितना पढ़ाना है, 2 पेज तक सफिशिएंट है, 2 एक्टिविटीज सफिशिएंट है, तो वो कंटेंट सिलेक्शन होता है, यानी विषय वस्तु का चयन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अब उस विषय वस्तु को संगठित और व्यवस्थित करना यानी अरेंज करना। कि मतलब मैंने सेलेक्ट कर लिया कि ये फर्स्ट 2 एक्टिविटीज और ये फर्स्ट 2 पेज आज मुझे पढ़ाने हैं, तो अब मैं उसको व्यवस्थित करूंगी। व्यवस्थित यानी जरूरी नहीं है कि जितना वहां लिखा है मुझे वही करवाना है। मुझे अगर कहीं और से मटेरियल मिल रहा है कि नहीं इसके लिए अभी रिसेंटली इनोवेटिव स्टडी आई है, मुझे ये भी करना चाहिए, तो मैं उसे प्लान करूंगी, यानी उन पेजेस को अरेंज करूंगी कि अब मुझे पहले स्टूडेंट से जाके इस तरह से उनको इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, उन्हें पूछना होगा कि क्या उन्होंने अभी कुछ रिसर्च पढ़ा, नया उन्होंने न्यूज में कुछ सुना। ये सब जो प्लानिंग हो रही है ये सब आपका अरेंजमेंट कहलाता है कि आपने वो जो कंटेंट डिसाइड करा है उस कंटेंट को कैसे अरेंज कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, सूत्र व नियम, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने पढ़े थे सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग हम पढ़कर आए थे, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पढ़ के आए थे, हम मैक्सिम्स पढ़ के आए थे कि ज्ञान से अज्ञान की ओर, कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर,
इंडक्टिव टू डिडक्टिव, डिडक्टिव टू इंडक्टिव, ऐसे सूत्र मैंने आपको पढ़ाए थे। तो अब मैं डिसाइड करूंगी कि ये जो मैं लेंस का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, मैं स्टूडेंट को कौन से सूत्र का यूज करके उनको अपनी ओर कॉन्सेंट्रेट करूँ। स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आए, इसके लिए मैं कौन कौन से मैक्सिम्स और प्रिंसिपल्स का यूज करूँ। समझ रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे हम कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स और मैक्सिम्स का मैं यूज करूंगी। क्लियर। नेक्स्ट, अब मैंने अपने प्रिंसिपल्स भी चेंज कर लिए। मैंने सोच लिया कि मैं ना ज्ञान से अज्ञान की ओर लेके जाऊंगी, यानी स्टूडेंट्स को पहले मैं मिरर का याद दिलाऊंगी और मिरर से फिर मैं लेंस पे जाऊंगी। ये चीज क्या है, मेरा सूत्र, यानी ज्ञान से कहाँ जा रही हूँ, अज्ञान की ओर। साइकोलॉजिकल लेवल देखूंगी कि आज स्टूडेंट का लेवल किस तरह का है, ये सब देखकर ही मैं उनको पढ़ाना शुरू करूंगी। ये सब कहाँ डिसाइड हो रहा है, स्टाफ रूम में बैठकर डिसाइड हो रहा है। प्री प्लान टीचिंग है, टीचिंग ऐसे नहीं चलती है। नेक्स्ट, अब कौन सी मेथड यूज करूं, सिर्फ लेक्चर दे दूं या डेमोस्ट्रेशन दे देती हूँ। डेमोस्ट्रेशन का मटेरियल लैब से ले जाऊंगी, है ना। आप सोचिए, ये हम क्या कर रहे हैं, मेथड डिसाइड कर रहे हैं। अरे नहीं, अब तो वक्त बदल गया है, क्यों ना मैं पावर पॉइंट पे सबको एनिमेशन के थ्रू बताऊं। ये सब क्या है, मेरी प्लानिंग चल रही है कि मुझे कौन सी मेथड स्टूडेंट को पढ़ानी चाहिए जिससे वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो, ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरा लेक्चर हो और स्टूडेंट की लर्निंग स्टेबल हो। तो ये सब जो प्लानिंग है, ये किस में आ रही है, हमारी प्लानिंग स्टेज, जिसको हम कह रहे हैं प्री एक्टिव फेज या पूर्व क्रियात्मक चरण। और उसके किस में, पहले ऑब्जेक्टिव बनाए, अब उस ऑब्जेक्टिव को मैं कैसे प्राप्त करूंगी, उन ऑब्जेक्टिव में मैं कैसे सक्सेसफुल होंगी, उसके लिए जो मैं तैयारी कर रही हूँ, वो सब ये आ रही है। नेक्स्ट देखिए, मैंने सोच लिया या तो लेबोरेटरी से सामान ले लेती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को मैं लेंस दिखा दूंगी और उस पर प्रोसेस करवा दूंगी, या फिर सबसे बढ़िया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं लेंस और एक्टिविटीज दिखाऊंगी। ये मैं प्लानिंग कर रही हूँ, प्लानिंग करके जा रही हूँ। नेक्स्ट, शिक्षण विधियां, तकनीकियां और युक्तियां कि कौन कौन सी युक्ति ले सकती हूँ। क्वेश्चनिंग मेथड तो यूज करनी पड़ेगी, अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ तो क्वेश्चनिंग के साथ ही उनके आगे चलूंगी। कितना टाइम लगेगा मुझे पढ़ाने में, 30 मिनट्स में मेरा टाइम हो जाएगा पूरा या मुझे 50 मिनट्स लगेंगे, ये भी अरेंज करना पड़ता है, ये भी प्लानिंग करके हमें क्लास में पहुंचना पड़ता है। क्लियर। फिर लास्ट में मूल्यांकन के लिए, यानी कि इवेल्युएट करने के लिए कि मैंने जो पढ़ाया है उसे इंटरेक्टिव बनाते हुए अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए कि बच्चों ने कितना समझा है, कितना सीखा है, इसके लिए हम इवेल्युएशन क्वेश्चंस को भी रेडी करते हैं पहले से। वहाँ हम स्टूडेंट के लेवल के अनुसार, स्टूडेंट हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार हम बदलते हैं, बट हम प्लानिंग करके जाते हैं। क्लियर। तो हमने पहला क्या पढ़ा, प्री एक्टिव स्टेज, प्री एक्टिव यानी पूर्व क्रियात्मक चरण, जिसको हमने प्लानिंग स्टेज कहा। इसमें हमने दो काम करे, एक में फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों का निर्माण, जिसके अंदर हमने ज्ञान के, बोध के, उपयोग के और कौशल के ऑब्जेक्टिव्स बनाए। फिर हमने सोचा कि जो हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं हम इन्हें प्राप्त कैसे करेंगे, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए हमने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई कि अच्छा मैं ऐसा ऐसा काम करूंगा या करूंगी तो मैं इन ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल रहूंगी। तो क्या करा, सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक खोली, क्लास 8 थी तो 8th में से हमने डिसाइड करा कि ये टॉपिक, ये चैप्टर्स, ये पेपर सही है, ये एक्टिविटी सही है, मुझे यही लेनी है। उन्हें व्यवस्थित करा, नई इनोवेटिव रिसर्च आए हुए हैं या इनोवेटिव स्टडी आई है तो उन्हें ऐड करा। ये नहीं है कि जो बुक में है वही पढ़ाना है, क्योंकि आज स्मार्ट टीचर भी है, स्मार्ट बच्चा भी है, स्मार्ट बोर्ड भी है, हर चीज स्मार्ट हो गई। सब आपको इंटरनेट पर, वेबसाइट्स पे सारी चीजें अवेलेबल है, तो स्टूडेंट ऑलरेडी जानता होगा कि क्या नई चीज आई है, तो वो सब संगठित करा। फिर मैंने मैगजीन्स डिसाइड करा कि भाई मैं नॉन से अननॉन की ओर जाऊंगी। प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल लेवल का ले लिया। फिर कौन कौन से साधन लूं, तो साधन हम सोच रहे हैं या तो डेमोन्स्ट्रेशन, लेबोरेटरी से सामान लेंस लेके जाएंगे, या फिर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से या एनिमेटेड लेसन के थ्रू पढ़ा रहे हैं। मेथड चूज कर ली कि कौन सी मेथड्स ले रही हूँ। क्लास टीचिंग टाइम्स डिसाइड कर लिया कि मोस्ट प्रोबेबली इतना टाइम मुझे लगेगा, और क्वेश्चंस को रेडी कर लिए कि स्टूडेंट से जब मैं जो इंटरेक्ट होना है, बातचीत करनी है, तो बातचीत करने के लिए मैं कौन कौन सी मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन की मेथड को यूज करके क्लास में खड़ी होंगी। ये सब प्लानिंग स्टाफ रूम में है, इसलिए हमने इसको प्री एक्टिव फेज कहा। डन ना,
सेकंड पॉइंट, इंटरैक्टिव फेज, यानी क्लास 4th पीरियड आ गया या 5th पीरियड आ गया जिसमें मेरी साइंस की क्लास थी, अब मैं अपनी क्लास में पहुंच रही हूँ और स्टूडेंट से इंटरैक्ट हो रही हूँ, मेरा स्टूडेंट से आमना सामना हो रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव फेज, अंतःक्रियात्मक अवस्था, या फिर हम इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज, यानी अब हम इसे यूज करने जा रहे हैं, जो प्लानिंग करके आए थे उसको यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी कहते हैं। यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्लास में टीचर पहुंचते हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और आप देखिएगा टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देखते हुए जाते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं, और स्टूडेंट्स को देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट उनके आने पर स्टैंड हुआ है, कौन सा स्टूडेंट को पता है कि टीचर क्लास में आ गए हैं, ये सब चीजें वो देख रहे हैं, तो हम इन्हें कहते हैं प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। यानी जब हम क्लास में एंटर होते हैं तो क्लास में एंटर होकर जब हम क्लास का जायजा ले रहे हैं, उसको परसीव कर रहे हैं कि क्लास की कंडीशन क्या है, स्टूडेंट अरेंजमेंट की क्या, अगर बाय चांस हम इंटरवल के बाद जा रहे हैं, सारी बेंचेस बिखरी हुई हैं, ये क्या हो रहा है, ये सब जो हम परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक स्टूडेंट तो भाई बातें करने में लगा हुआ, उसे पता ही नहीं टीचर क्लास में आ गया, वो रेडी नहीं है, ये सब जो चीजें हम देख रहे हैं वो सब कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, यानी परसेप्शन स्टेज। और ये मत सोचिए कि सिर्फ टीचर ही परसीव करेगा, स्टूडेंट भी टीचर को परसीव करेंगे। बिल्कुल, अगर टीचर बिल्कुल धीरे धीरे सुस्ती से आ रहे हैं यानी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा टीचर एनर्जेटिक नहीं है। टीचर अगर डांटते हुए आ रहे हैं तो फौरन समझ में आ जाएगा या तो अभी ऑफिस में कुछ हो गया इसलिए टीचर गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्लियर? और टीचर इसमें परसेप्शन में टीचर की पर्सनालिटी, टीचर का खुद का रुआब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि आप नहीं कर रहे खाली स्टूडेंट को परसीव, आप स्टूडेंट के लिए रेडी नहीं हो रहे, स्टूडेंट भी आपके लिए रेडी होंगे। इसलिए टीचर की पर्सनालिटी बहुत अहमियत रखती है, टीचर का कॉन्फिडेंस, टीचर का मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये सब चीजें हमारी टीचिंग की प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या हुआ? प्रत्यक्षीकरण। किसमें? स्टाफ रूम से निकलकर 4th पीरियड आ गया या 5th पीरियड आ गया, टीचर क्लास में पहुंच चुके हैं, पहुंचकर वो अपने स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, स्टूडेंट टीचर को एनालाइज कर रहा है, देख रहा है, परसीव कर रहा है, ये सब प्रत्यक्षीकरण स्टेज कहलाती है। डन? यही वजह है कि टीचर से कहा जाता है कि टीचर को स्मार्टली रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, ताकि स्टूडेंट खुश होकर उनको देखे, खुश होकर रेडी रहे कि आज टीचर हमें कुछ अच्छा सा पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब टीचर स्टेज पे जा चुके हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हो चुका है, टीचर ने अपना टॉपिक लिख दिया है कि मुझे ये पढ़ाना है, सॉरी टॉपिक नहीं लिखा, उससे पहले उन्होंने अपनी बाकी हेडिंग भी ब्लैक बोर्ड वर्क कंप्लीट कर दिया है। अब टीचर निदान करने जा रहा है, डायग्नोज करने जा रहा है। निदान या डायग्नोज का मीनिंग क्या है? यहाँ जैसे अगर आपको मालूम होगा कभी हमें फीवर होता है और हम कहते हैं बाई चांस हमें मलेरिया हो सकता है, तो डॉक्टर कहता है ठीक है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा रहे हैं, आपका पहले डायग्नोज होना जरूरी है, उससे पहले हम आपको मेडिसिन नहीं दे सकते। यानी आप उसके लिए आपका ब्लड टेस्ट होता है, आइडेंटिफाई होता है, डायग्नोस होता है कि भाई मलेरिया पैरासाइट है या नहीं, या कुछ भी अगर कोई डिसीज है तो वो है कि नहीं। क्लियर? वैसे ही टीचर क्लास में आ गए, परसीव कर लिया है उन्होंने, परसेप्शन पूरी क्लास को परसीव करा है, जो अरेंजमेंट सही नहीं था उन सबको सही करवाया, स्टेज पे पहुंचे, बोर्ड एंट्रीज पूरी करी हैं, अब आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो अब आपका निदान करेंगे, ये पता करेंगे कि मैं जो लेंस का टॉपिक तैयार करके आई हूँ उसके लिए स्टूडेंट रेडी है कि नहीं, ये पता करना कि उसकी कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, कितनी जानकारी रखता है वो उसके बारे में। तो निदान के अंतर्गत एक्चुअली हमारा आता है प्रीवियस नॉलेज चेक करना, यानी स्टूडेंट टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट से कुछ पुरानी उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करेगा, उनकी ये पता करेगा कि क्या वो लेंस पढ़ने के लिए तैयार है, क्या लेंस टॉपिक को एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेंस उनके लिए नया तो नहीं है, तो वो कुछ प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन करेगा, ये सब आता है निदान में। यानी क्या करना? लेवल चेक करना, साइकोलॉजिकल लेवल चेक करना स्टूडेंट का। नेक्स्ट, टीचर ने लेवल चेक कर लिया,
टॉपिक पे आ गए कि आज हम लेंस टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट लेंस। हम लेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेंस का उन्होंने डेमोस्ट्रेशन करा या डेमोस्ट्रेशन के अलावा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करा, जिस भी तरह से पढ़ाना था। अब इस बीच में क्या हो रहा है, जो इंटरेक्शन शुरू हो चुका था वो इंटरेक्शन किस तरह से रिएक्टिव प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है, समझिएगा। क्योंकि हो सकता है एकदम से हम मतलब टीचर पढ़ाते पढ़ाते 25 मिनट्स हो गए, अगर 50 मिनट की क्लास थी तो 25 मिनट्स हो चुके हैं और अब स्टूडेंट्स बोर होने लगे, तो टीचर को क्या करना है, स्टूडेंट को अपनी ओर दोबारा से कंसंट्रेट करना है। तो इसके लिए वो क्या देंगे, स्टिमुली, उद्दीपन देंगे। एकदम से बीच में कुछ बहुत अच्छी वाली ऐसी चीज को वो प्लान करके आए होंगे कि मेरा स्टूडेंट जब बोर होने लगेगा तो फौरन मैं उसको इस टॉपिक को पढ़ाकर अपनी ओर कंसंट्रेट करूंगा। तो ये क्या कहलाता है, स्टिमुली, उद्दीपित करना। जैसे अगर दोहा पढ़ा रहा है टीचर तो दोहा गाकर पढ़ाते हैं। आपको याद होगा अपनी हिंदी की क्लास, बहुत सारे टीचर्स दोहे को हमेशा गाकर और आपसे भी कहते थे आप भी गाइए और गाकर मनोरंजन के साथ पढ़ाते थे। इंग्लिश की पोएम्स को बहुत अच्छे से ले के साथ पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि स्टूडेंट बोर नहीं हो, स्टूडेंट इंटरेक्ट रहे आपके साथ, स्टूडेंट लाइव रहे आपके साथ, कॉन्सेंट्रेट आपके साथ वो 50 मिनट्स कर सके। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब स्टूडेंट जो हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि बाई चांस हमारे क्वेश्चन को नहीं बता पा रहे हैं, हमने जो पूछा है जो पढ़ाया है नहीं समझा पा रहे हैं, तो हम उनको पुनर्बलन देते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं, और जो बता रहे हैं उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। तो वो भी हम डिसाइड करे हुए होते हैं कि अगर मेरे स्टूडेंट ने इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आज तो मैं बहुत जोरदार उसके लिए ताली बजवा के उसको मोटिवेट करूंगा, उसको रीइंफोर्समेंट दूंगा, और अगर ये चीज कह रही तो आज तो मैं टॉफी दूंगा। आपको याद होगा आपकी क्लास के अंदर ऐसा हुआ होगा, कई बार टीचर आपसे कह देते अगर इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो ये लेइए, ये 5 स्टार आज आपके लिए है। तो वो 5 स्टार उसी वक्त एकदम से नहीं आ गई हाथ में, वो टीचर प्लानिंग करके आया था, हर चीज की प्लानिंग करके आया था, इसलिए वो 5 स्टार बीच में निकली कि उसने क्वेश्चन सोच के आया था कि ये इस क्वेश्चन का जवाब देने पे मेरे स्टूडेंट को आज तो मैं 5 स्टार दे दूंगा। डन। फीडबैक डिवाइसेस। फीडबैक डिवाइसेस में बेटा एक ही आता है कि स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछकर भी हम फीडबैक कर सकते हैं, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, अगर आपको याद होगा तो। यानी बीच बीच में टीचर जो स्टूडेंट से बातचीत करता है, क्वेश्चंस करता है। क्लियर, ये फीडबैक में आता है। डन। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट एक्टिव फेज की, यानी उत्तर क्रियात्मक अवस्था। यानी टीचर ने अपना 50 मिनट्स का जो पीरियड था तो 45 मिनट या 40 मिनट्स की उन्होंने क्लास ले चुके हैं टीचर। अब वो क्या करेंगे, समझिएगा। अब टीचर मूल्यांकन करेंगे। किसका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन करेंगे, पढ़ा चुके हैं वो, अब वो इवैल्यूएट करने जा रहे हैं। क्या इवैल्यूएट करने जा रहे हैं, जो उन्होंने प्री एक्टिव स्टेज के अंदर ऑब्जेक्टिव बनाए थे, उन ऑब्जेक्टिव को इवैल्यूएट करने जा रहे हैं कि स्टूडेंट ने मेरी बात को, मेरे लेक्चर को कितना समझा, मेरी टीचिंग कितनी सक्सेसफुल है। इसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इस समय वहां तो क्या है, क्लास कैसी होती है, रियल क्लासरूम था, अब क्या है, क्लासरूम हमारा वर्चुअल क्लासरूम है। तो इस कंडीशन में अब हमारे पास दो तरह का इवैल्यूएशन हो गया। एक इवैल्यूएशन हो गया हमारा सिंपल, जो क्लासरूम के अंदर चलता है। अब हमारा एक आ जाएगा ई असेसमेंट। ई असेसमेंट यानी हम, जैसे मैं आप लोगों को कई बार कह देती हूँ, क्वेश्चन देती हूँ कि आप ये लोग लिख लीजिए, अब ये मेरे पास कैसे आएगा, तो ये मेरे पास ई असेसमेंट के थ्रू आएगा। कौन कौन से टूल्स हैं ई असेसमेंट के, गूगल फॉर्म्स के थ्रू भी हम आपसे मंगा सकते हैं, और आप लोग अगर नेट पे सर्च करेंगे तो बड़े मजेदार टूल्स आ गए हैं ई असेसमेंट के, जैसे सर्वे मंकी, ये ई असेसमेंट टूल है। कहूट, ये तो सब मतलब ये तो अच्छे वाले नाम है, ये वाले नाम बड़े मजेदार लगे मुझे। सर्वे मंकी इज ए ई असेसमेंट टूल, नेट पर डालिएगा आपको पता चलेगा। हॉट पोटैटो, इट इज ई असेसमेंट टूल। ये टूल्स है ई असेसमेंट के, यानी आप लोग जो अपना काम कर रहे हैं, रजिस्टर में जो लिख रहे हैं, ये सब मेरे पास कैसे आएगा, वो मेरे इन ई असेसमेंट टूल के जरिए आएगा, या फिर मैं इन पे
ये अपना हॉट पोटैटो या सर्वे मंकी या कहूत, गूगल फॉर्म, बहुत सारे हमारे मेंटीमीटर्स, बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं, ढेर टूल्स हैं। अब गूगल फॉर्म सबसे इजी आसान है, बच्चे उनको समझ जाते हैं। बाकी थोड़े से टिपिकल है एग्जामिनेर, जिसमें आपके पास चांस ही नहीं है, घर बैठकर भी आप कॉपी नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसी वक्त जवाब देंगे जो टीचर पूछ रहा है। आप अपने डेस्क से हटे तो टीचर को पता चल जाएगा आप डेस्क से हटे हो, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है ई असेसमेंट की, ऑनलाइन असेसमेंट एग्जाम्स जिसको हम कहते हैं। तो टीचर क्या कर रहा है, अब ऑब्जेक्टिव का पता करने के लिए, जैसे मेरे भी भाई अपने ऑब्जेक्टिव थे, अब मुझे पता करना है कि मेरे स्टूडेंट मेरे ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं है। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, और क्वेश्चंस किस आधार पर पूछूंगी, फिर से इन्हीं के ऊपर, यानी पहचानिए कि इसमें से कौन सी प्रोसेस पोस्ट एक्टिव में आती है, प्री एक्टिव में आती है, ये पहचान यानी नॉलेज का। डिफाइन करिए इसके इस फेजेस को, नॉलेज का। इन दो फेजेस में अंतर बताइए, किसका, अंडरस्टैंडिंग का। जब समझ में आएगा तभी तो अंतर बता सकेंगे हम। इन फेजेस को आप कहाँ यूज करेंगे ये बताइए। इन फेजेस को आप अप्लाई करने के टेक्निक्स, नई इनोवेटिव टेक्निक्स आप अपने तरीके से समझाइए। तो ये सब काम आएगा स्किल्स। देन समझ में आ रहा है ना। तो ये सब हमारा कहलाता है पोस्ट एक्टिव फेज, जिसमें एक क्लासरूम असेसमेंट है। क्लासरूम असेसमेंट में जो वो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो टीचर बीच बीच में क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा बताओ ये समझ में आया कि नहीं, अच्छा ये बताओ ये क्या होता है। अपने क्वेश्चन पूछते हुए वो अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को बढ़ाते हैं। ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। और ई असेसमेंट होता है और होगा। अब अगर कंडीशन नहीं चेंज हुई तो ई असेसमेंट के थ्रू ही होगा। और ये मत सोचना कि हम बुक खोलकर बैठ के कर लेंगे, इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आपको टाइम दिया जाएगा, उतने टाइम में अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा तो आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, वो क्वेश्चन बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। देन और आप लोगों का भी असाइनमेंट यही है, आप ई असेसमेंट के टूल रेडी करिए। बताइए कि ई असेसमेंट के कौन कौन से टूल्स आ गए हैं, और किसी एक टूल को समझिए खुद के लिए। क्योंकि आप लोग जब स्कूल जाएंगे, आपको जब ट्रेनिंग में जाना होगा, अभी जो 3rd ईयर में आपकी ट्रेनिंग होगी, तब आपको ये सब इन सब टूल्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? ओके, थैंक यू।